हम्म। दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से हमारी सेना, भारतीय सेना डटकर दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी, वहीं पर भारतीय मीडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करवाया। उसका कारण ये था कि उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी खबरें जनता के सामने परोसनी शुरू कर दी जो बिल्कुल औचित्यहीन थी। हालांकि सेना की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट भी दिया गया कि आप सायरन का इस्तेमाल ना करें, जो इमरजेंसी सायरन होता है आप उसका इस्तेमाल ना करें, न्यूज़ के वेरीफाइड होने का इंतज़ार करें, उसके बाद पब्लिश करें। लेकिन मीडिया 2 कदम आगे थी। वो इतनी आगे बढ़ गई कि उसने हमले होने से पहले ही अपने स्टूडियो से हमले करवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आज पूरा देश हमारी मीडिया का मजाक बना रहा है। उनके स्क्रीनशॉट ले लेकर जगह जगह शेयर किए जा रहे हैं और एक तरह से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त, मीडिया के तौर पर हम कह सकते हैं कि मीडिया ने जो हमारे लिए ये वक्त पैदा किया है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां सेना डटकर सामना कर रही थी और हमें गर्व के वो क्षण, एक तरह से हमें गर्व के क्षण महसूस करा रही थी, वहीं पर मीडिया ने उस चीज़ को बिल्कुल ही धूमिल कर दिया। मैं आपको कुछ वक्तव्य सुनाना चाहूँगा, कुछ बुद्धिजीवियों के, मशहूर बुद्धिजीवियों के कुछ वक्तव्य हैं वो सुनाना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, पत्रकारिता का कार्य केवल समाचार देना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना भी है। पत्रकारिता का कार्य केवल समाचार देना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना भी है, ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। वहीं पर महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो मीडिया को लेकर, पत्रकारिता को लेकर महात्मा गांधी के विचार आप जानिए। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, वह व्यवसाय नहीं है, एक मिशन है। गांधी जी पत्रकारिता को राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानते थे। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से सामाजिक चेतना भी फैलाई थी। वहीं पर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये जॉर्ज ऑरवेल हैं। ये कहते हैं कि पत्रकारिता वह है जो छपने के बाद किसी को आपत्ति हो, मतलब खबर वो है जिसे छापने के बाद किसी को आपत्ति हो, बाकी सब विज्ञापन है। मार्क ट्वेन कहते हैं, अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आप अनजान हैं, और अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप गलत जानकारी से भरे हुए हों। वहीं खुशवंत सिंह कहते हैं कि एक सच्चा पत्रकार वही है जो सत्ता से नहीं डरता है बल्कि जनता की आवाज़ बनता है। अरुंधति राय कहती हैं कि हमारे समाज में सबसे साहसी कार्य सत्य बोलना है और यही पत्रकारिता का असली धर्म है। विनोद दुआ जी कहते हैं कि पत्रकारिता सत्ता के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़ी होती है। और रामचंद्र गुहा जी कहते हैं कि एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसमें स्वतंत्र, निर्भीक और सत्यनिष्ठ मीडिया हो। और प्रेमचंद्र का इस मामले में ये कहना है कि पत्रकारिता यदि केवल लाभ कमाने का माध्यम बन जाए तो वह अपनी आत्मा खो देती है। तो असल पत्रकारिता क्या है? क्या विज्ञापन परोसना पत्रकारिता है या फिर सच दिखाना पत्रकारिता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन? आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, पत्रकारिता के कौन से मुकाम पर आज भारतीय मीडिया खड़ी है? इस मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इनका हम परिचय करवाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश यादव जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश पंडित जी, जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विशाल शर्मा जी भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से ही जुड़े हुए हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, भारतीय मीडिया का स्तर, चलिए पहले ये पूछ लेते हैं कि भारतीय मीडिया का स्तर इस वक्त किस लेवल पर है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा या जो लोग कह रहे हैं एक तरफा की सारी चीज़ें कि मीडिया का स्तर काफ़ी गिर गया है।
कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिसके लिए चैनलों ने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन अगर बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति थी, इस पे बाद जो में आएंगे, स्थिति पहले थी, पहले पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो स्तर है, जो फिलहाल स्तर देखते हैं, तो वो आज़ादी के बाद से, चलिए मीडिया अगर हम मान लेते हैं कि 1998-99 से न्यूज़ चैनल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, एक मीडियम बन जाता है जनता को समाचार देने का, तो लगभग उसके बाद से आज 26-27 साल हो चुके हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो एक काल है लगभग 25-30 साल का, तो इसमें आप मीडिया के स्तर को कहाँ पर पाते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। आपने जब आज़ादी की बात करी और आज़ादी के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया, उसकी बात करी। पहले तो मैं आज़ादी की बात करूँ, आज़ादी के समय पे मिशन था, लेकिन अगर आप आज बात करें तो आज कितना मिशन चल रहा है। कोई कोई भी चैनल, कोई भी, चाहे न्यूज़ प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, और आज के समय पे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रहा है। क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है? सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो कि सरासर गलत है। लेकिन अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदय की और आज तक की, देखिए परिवर्तन कई तरह के हुए हैं, कई तरह की दिक्कतें भी आई हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और सुधार जो भी चैनल के मालिक हैं या जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। जैसे अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, तो हमारा हमेशा ये कर्तव्य बनता है और जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी को मैं निभाता भी हूँ कि जो भी खबर करूँ वो जांच और परख के करूँ, उसके बाद ही उस खबर को अपने चैनल तक भेजूँ। कई बार जिस तरह से हम खबर पे जाते हैं, कई बार जल्दीबाजी होती है, लेकिन हम हमेशा ही खबर में जल्दीबाजी ना करके खबर का जो है विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही उस खबर को लिखते हैं, या उसके बाद ही उस खबर को कवर करने के बाद से अपने चैनल को भेजते हैं। क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से भी हमेशा ये गाइडलाइन मिलती है कि कोई भी खबर अगर आप भेजते हैं तो उसे पहले वेरीफाइड करें, वेरीफाइड करने के बाद ही चैनल को भेजें, ताकि किसी भी प्रकार की जो खबर है वो गलत ना छपे। और जो भी खबर हमारे चैनल पे या जो भी चैनल के पोर्टल पे प्रकाशित हो, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय खबर होनी चाहिए, और विश्वसनीय खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं, जो ताज़ा हालात है भारत और पाकिस्तान के, उसमें कुछ जल्दीबाजी हुई और कुछ दिक्कतें भी आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने क्या क्या दिखाया? पाकिस्तान की मीडिया ने ये दिखाया कि बिहार के पोर्ट को उड़ा दिया है, बिहार के पोर्ट को पाकिस्तान की नेवी ने उड़ाया है। पाकिस्तान को शायद पता नहीं है कि बिहार जिस जगह पे है वहाँ कोई समुंदर नहीं है, और बिहार पहुँचने के लिए पाकिस्तान की नेवी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और जल से नहीं जा पाएंगे, थल से जाना। लेकिन जिस तरह से अगर हम सोशल मतलब मीडिया को लेके जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ उन्होंने गलत बात कही और उस गलत बात पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से माहौल बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, दोनों देशों की तरफ से मीडिया ने गलत करा है। अच्छा, एक इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल चैनल है जो ब्रिटिश का है, लेकिन उसने तो भारत में जो पहलगांव में हमला हुआ था उसको ही पूरी तरीके से उन्होंने अलग रुख दे दिया। उन्होंने कहा उग्रवाद, जबकि भारत सरकार ने उस पर आपत्ति भी व्यक्त की है। इस तरह से मेरा तो सिर्फ स्पष्ट यही कहना है कि आप या हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सीमा पे जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो हालात वही आ जाती है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, अगर वो गलत खबरें परोस रहा है
तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता को सच्चाई दिखाए। पंडित कैलाश जी, क्या लगता है कि भारतीय मीडिया का स्तर इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है? देखिए, मैं आपको पहले भी ये बताता चला आया हूँ कि जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक आतंकवाद को लेकर बहस चली या उसको लेकर के आमने सामने जो तकरार हुई, उस समय जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिसे ये कहें कि मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे, जो घटनाओं का आदान प्रदान करके आम जनता को पहुंचा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच्चाई से हट के बात चल रही थी। क्योंकि भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि जब तक सेना द्वारा या ये भारतीय जो और संस्थाएं उन्होंने निर्धारित की थी, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय था, सरकार के अन्य और उन्होंने जो पॉइंट निर्धारित किए थे, उनकी सूचना आने से पहले ही हमारी जो मीडिया थी वो खबरों को अति संयुक्ति पूर्वक डब करके या यूँ कहें कि उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी कि जनता में भी एक अजीब सा माहौल था कि वो भी नहीं समझ पा रही थी कि बॉर्डर पर हो क्या रहा है या बॉर्डर पर हमारी क्या स्थिति है। मैं चैनल में देख रहा था, उसने एक दिन वीडियो ही चला दी अपनी खबर में कि साहब इस्लामाबाद पर भारतीय सेना का कब्जा। उस दौरान क्योंकि मीडिया से जुड़ा होने के नाते कुछ हमने ऐसे स्क्रीनशॉट कलेक्ट किए हैं, हमारी टीम ने कलेक्ट किए हैं, जो कि भारतीय मीडिया ने जो पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था। कुछ मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद पे कब्ज़ा किया था, कुछ लोग लाहौर तक घुस गए थे, कुछ कराची पे कब्ज़ा करे बैठे थे। तो वो सारे स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जबकि वास्तविकता ये एक एयर अटैक था और केवल आतंकवादी उन अड्डों पर था जहां से पाकिस्तान प्रचारित आतंकवाद को मूव किया जा रहा था। भारत सरकार ने अपनी सेना को यह आदेश दिया था कि केवल आतंकवादी अड्डों को ही निशाना बनाया जाए, और बनाया भी गया। लेकिन जो मीडिया ने बीच में प्रचारित कर दिया कि साहब इस्लामाबाद अटैक कर दिया या कराची अटैक कर दिया या लाहौर अटैक कर दिया, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिटी को अटैक नहीं किया गया था। केवल जो आतंकवाद से परिपूर्ण अड्डे थे पाकिस्तान में, उन पे हमला बोला गया था, जो कि पूर्व निर्धारित था, जिसमें मैं समझता हूँ शायद भारत सरकार ने विभिन्न देशों को भी अवगत कराया था कि हम इस तरीके से इन आतंकवादी अड्डों को तहस नहस करेंगे और पहलगाम के जो हमारे दोषी हैं उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करेंगे। सवाल ये था, लेकिन मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि जैसे कि एक वार चल पड़ा हो या भीषण युद्ध हो गया हो, पैदल सेना आमने सामने आ गई हो, नेवी आमने सामने आ गई हो। जबकि जो अब स्थिति आई है या जो डीडी न्यूज़ चैनल ने लाइव दिया या हमारे जो उस समय जो प्रवक्ता थे सेना के या सरकार के, उन्होंने जब उसको सामने रखा तो नतीजा कुछ और आया। तो ये मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रोकना चाहूँगा, भारत सरकार ने और सेना के प्रवक्ता ने, जैसे कि हमारे सामने दो महिलाएं सामने आई थी, व्योमिका सिंह और सोफिया कर्नल सोफिया कुरैशी, दो हमारे सामने महिलाएं आई थी। तो उन दोनों महिलाओं ने और भारत सरकार ने ये कहा था कि ये हमला, ये जो स्ट्राइक की गई है, ये 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई है और इसमें किसी भी बेगुनाह की जान माल की हानि नहीं हुई है। ये वक्तव्य भी सामने आते हैं, लेकिन उधर मीडिया अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है। वो टैंकों के सामने टैंक खड़ा कर देता है, जहाज़ों के सामने जहाज़ खड़ा कर देता है, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाता है। सरकार तो नकार रही है हमें, ठीक, लेकिन मीडिया वहाँ अंदर घुसने को तैयार है। तो ये एक तरीके से सरकार के खिलाफ जाना नहीं है। नहीं, सरकार के जाने का खिलाफ तो नहीं है। सरकार के खिलाफ कहाँ गए? ये भी यहाँ पर देखो, सोशल मीडिया ने सरकार के खिलाफ मूवमेंट नहीं चलाया, वो खबर को अति संयुक्तिपूर्ण तरीके से चलाया। ये माना जाएगा कि उन्होंने जो सेना कर रही थी या जो सरकार कर रही थी उसको कहीं ना कहीं 4 कदम आगे जाके दिखा दिया, जिस वजह से हमारा जो भारत की जो जनता थी वो एक असमंजस में थी कि वास्तव में हो क्या रहा है। यानी कि जो हमारी भारतीय जनता थी, जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रही थी, वो ये सोच रहे थे कि साहब सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से वक्तव्य अलग आ रहे हैं और सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ और चल रहा है। वेद प्रकाश जी, जिस तरह से भी
कैलाश पंडित जी ने कहा और आपने कहा कि सरकार ने कहा कि हमने 9 आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया कुछ अलग दिखा रही थी। देखिए, पहले दिन की घटना नहीं है। पहले दिन जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था सरकार ने, तो लगभग 1:25 से 1:30 के बीच में सरकार की तरफ से मतलब जो सेना है, सेना ने कार्रवाई की और सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे सिविलियन जहाँ रहते हैं उन क्षेत्रों को अटैक किया गया था, ना कि उन्होंने ये माना कि वो आतंकवादी थे। लेकिन उसके बाद से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें ये साफ तौर पे देखने को मिला कि जो आतंकवादियों के साथ वहाँ की सेना, वहाँ की फोर्स, वहाँ की पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी। आतंकवादियों के जनाजों को जिस तरह से बात ये है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हम पाकिस्तान की बात पे यकीन क्यों करें? अगर पाकिस्तान से कोई समाचार आता है तो क्या हम उसका भरोसा करें या अपनी भारत सरकार का भरोसा करें? लेकिन भारत सरकार से कहा गया हमने 9 ठिकानों पे हमला किया है और 9 ठिकानों पे कार्रवाई करते हुए इस तरह की कार्रवाई की है। वहीं जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ खबरें फ्लैश की जा रही थी कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, हमारे भारत में लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि हाँ, ये जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के जो दावे हैं, क्यों हम सेना की बात नहीं मान रहे थे? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो सेना या सरकार की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जो सेना और सरकार की बातों पे प्रश्न करते हैं। मेरा तो बस स्पष्ट यही कहना था कि जो सेना कहे उसे सत्य मानना चाहिए और आंख बंद करके पूरे देश को विश्वास करना चाहिए था। जिस तरह से हमने देखने को मिला और कुछ ऐसे लोगों पे बाद में प्रश्न भी खड़े हुए कि जो छोटे छोटे मूवमेंट पे तत्काल ट्वीट कर देते थे, वो लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ उसके बाद गायब से हो गए, क्योंकि उन लोगों को डर था कि उनके जो फॉलोअर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो कहीं ना गिर जाएं या उनको अनफॉलो ना कर दें, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या बाकी हैंडल हो। लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिली, अब आपने मीडिया की बात की तो मीडिया ने जो दूसरे दिन की जो घटना थी जिसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले भारत की तरफ किए जा रहे थे, मिसाइलें दागी गई जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि अतिशयोक्ति तो हुई है, कुछ कारण थे या कुछ गलतियां उनसे हुई। अब गलतियां हुई, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अगर बात करें मीडिया की तो ये वही मीडिया है जो ग्राउंड पे जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सेना की कोई जानकारी सार्वजनिक करना या सेना के बारे में कुछ गलत जानकारी शेयर करना किसी भी चैनल का मकसद था। अगर किसी का मकसद था तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, जांच के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बाकी सारी चीजें दिखाई वो पाकिस्तान की तरफ से भी दिखाई गई। अधिकतर न्यूज़ चैनलों ने माफ़ी मांगी है, इस बात को लेकर मांगी है माफ़ी। मैं विशाल शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। विशाल शर्मा जी, जैसा कि ये कुछ फेक न्यूज़ चली, ठीक है, मीडिया पाकिस्तान में घुस गई, एक ही बात नहीं है और भी 50 बातें हैं इसे लेकर, तो ये जो अतिशयोक्ति की है, जैसे वेद प्रकाश कर रहे हैं अतिशयोक्ति हुई है ये, तो ये अतिशयोक्ति क्या जनता के लिए नुकसानदायक है? गलत इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई जा रही है किसके लिए नुकसानदायक है? इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, जनता के लिए तो नुकसानदेह है। जैसे कि लोगों में भ्रम फैलता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना बड़ा हादसा, वो हमला हो गया, अब तो आगे भविष्य में और क्या हो सकता है। ये इसके लिए तो जनता के लिए तो नुकसान है ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुआ है। वहाँ पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी भ्रांतियाँ हमारे देश को लेकर के फैलाई गई, जिसको हमारी मीडिया ने भी जवाब भी उसी तरीके से दिया। तो गलतियाँ तो दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन ये है कि हमारी मीडिया ने उसको समझा है और माफ़ी भी मांगी है अपनी तरफ से। जी, माफ़ी भी मांगी है। तो ये माफ़ी मांगने के बाद कैलाश पंडित जी, क्या लगता है कि मीडिया एक नए रूप में सामने आएगा या फिर जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसी पे और आगे बढ़ जाएगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम कहते हैं, बड़े चैनल हो, इन्हें इस बात पे तो मंथन करना ही चाहिए कि हमें 150 करोड़ की जनता को जवाब देना है। और यही नहीं, एक जो हमारा राष्ट्र है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ से या किसी से कोई फेक न्यूज़ चला रहा है तो उसको आप फेक न्यूज़ से क्यों काउंटर कर रहे हैं? उसकी फेक न्यूज़ को ऐसे भी तो काउंटर किया जा सकता है कि उसको रियल क्वालिटी दिखाई जाए, रियल चीज़ दिखाई जाए। सब कुछ मानो कि अभी मेरे मित्र यादव जी ने कहा था कि पाकिस्तान मीडिया ने बिहार के कोई एयरपोर्ट पर पोर्ट पे हमला कर दिया, तो क्यों ना उस हमारे मीडिया को मौके पे जाके के साथ
ये बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, ये हिंदुस्तान के मध्य में है, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है। तो उसको हम ऐसे भी तो प्रचारित कर सकते थे कि पाकिस्तानी मीडिया का एक और झूठ या फलानी मीडिया का एक और झूठ। तो क्या ये इस्लामाबाद पर अटैक कर दिया, हमने जीत लिया, न्यूज़ दिखा करके हमने अपनी ही जनता को गुमराह कर दिया। अगर वही सी खबर को काउंटर करना था तो बिहार की पूरी डेमोक्रेसी को दिखा करके, या उसको जहां वो इंडिकेशन कर रहे थे उसको जा करके दिखाया जाता कि भाई तुम क्या गलत अफवाह फैला रहे हो। और इस मीडिया को समझ लीजिए फिर मीडिया काउंटर कर देती है पाकिस्तानी मीडिया को। तो ऐसा ना करके हमने रास्ता दूसरा चुना। तो मेरा ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं से विचार करते हुए सेना को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ जाता है कि आप खबरों के वेरीफाइड होने का इंतजार करें और सायरन का इस्तेमाल ना करें, सायरन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बार बार मीडिया में आपने देखा होगा चैनलों पे वो सायरन बज रहा था, इमरजेंसी सायरन बज रहा था। देखने वाला खुद तनाव में आ जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सायरन मेरे पड़ोस में कहीं बज रहा हो। तो यही चीज़ों को इन भविष्य में या आगे देखिए, क्योंकि पाकिस्तान धूर्त देश रहेगी तो मानने की बात है, उसके जितने भी नेता हैं, सलाहकार हैं, पैरोकार हैं, ये मैं मानता हूँ कि वो धूर्त हैं। क्योंकि मुझे याद है एक बार एक ओमपुरी की फिल्म भी देख रहा था जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान हारने के बाद, वापस जाने के बाद तुम कभी भी ये मत सोच, हाँ वो पलट करके आता है। तो ये मैं भी कह रहा हूँ पलट के आता है, लेकिन मैं अपनी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी की फेक खबर को काउंटर करने के लिए आप फेक खबर ना चलाएं, बल्कि रियल खबर को आप रिकॉर्ड करें, रियल खबर की लाइव दिखाएं, रियल खबर की फुटेज दिखा दें, ताकि उसकी खबर अपने आप काउंटर हो जाए। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का तो इतना बड़ा क्रेज है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंडों में आपकी खबर चली जाती है। तो लिहाजा फेक न्यूज़ चलाने के बजाय रियल न्यूज़ चला दिया जाए। यही मेरा जो है इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से मैं अभी भी आग्रह करूँगा कि इस तरीके से काउंटर करें। इस वक्त 2025 चल रही है जी। अभी अब देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, अब ये ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वाकई सराहनीय है। अभी मेरे को 2-3 दिन पहले मैंने कई लोगों की देखी जिन्होंने जम्मू कश्मीर, पुंछ में, राजौरी में और कई ऐसे जगह जा कर के जहाँ की जान जोखिम है, बॉर्डर से 20-20 किलोमीटर पहले खड़े हैं। और कई मैंने पत्रकारों को देखा, लाइव देखा, जो बिल्कुल 50-50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर लाइव चला रहे थे। हालांकि वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पूरा लोकेशन आउट नहीं किया था। तो ग्राउंड पर जाकर के जिन्होंने वास्तविकता दिखाई, वो भी वाकई काबिल की तारीफ है। ऐसा नहीं है कि सभी ने घर बैठे फेक न्यूज़ चला दी। अभी जो ज़माना चल रहा है तो उसमें जैसा कि पहले ट्रेडिशनल वॉर होती थी, एक देश दूसरे देश पर हमला करता था, तो आमतौर पे वो चीज़ अब बहुत कम हो गई है। अगर हम रशिया यूक्रेन की और फिलिस्तीन इसराइल की बात छोड़ दें, फिर भी बहुत कम हो गई है। लेकिन अब जो वॉर चल रही है वो इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है, एक देश पे दूसरे देश के द्वारा इन्फॉर्मेशन का अटैक करना। तो वेद प्रकाश यादव जी, ऐसा नहीं लगता कि जहाँ पर हमारा देश पाकिस्तान के साथ जंग में था तो वहीं पर वहाँ की सरकार हमारे साथ इन्फॉर्मेशन वॉर भी खेल रही थी कि इनके साथ इन्फॉर्मेशन वॉर भी खेला जाए, गलत सूचनाएं इधर भेजी जाएं और इधर की सरकार या फिर इधर की जनता भी उधर गलत सूचना का आदान प्रदान कर रही थी। तो ऐसा नहीं लगा कि ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी थी? इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही थी। जब ये स्थिति बिगड़ी, पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला करने के बाद से जो 27 पर्यटकों की, 26 पर्यटक और एक घोड़चालक की जो मौत हुई थी, उसके बाद जिस तरह से सरकार एक्शन में आई और उसके बाद से सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को भी कहीं ना कहीं भारत में लॉक किया गया कि इनको भारत में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके बहुत सारे चैनल, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे चैनल और बहुत सारे नए चैनल भारत में लगातार कंटिन्यू फेसबुक और अन्य माध्यमों पे उपलब्ध थे, बिना सर्च मारे ही उनकी वीडियो आ रही थी। तो इसको लेकर सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपने जो कहा कि इन्फॉर्मेशन वॉर, ये तो सच्चाई है कि ये चलती है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं भय का माहौल दूसरे देश में फैलाना होता है, दूसरे देश को ये दिखाना होता है, दूसरे देश की जनता को दिखाना होता है कि आपका जो निर्णय है या जो आपकी सरकार का निर्णय है वो गलत है और आपके देश को, आपकी सरकार को हमने इस तरह से नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, कि मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम इस समय आप लाइव देख रहे हैं।
अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो हम उसका जवाब अपने पत्रकार महोदय से लेने की कोशिश भी करेंगे। जी वेद प्रकाश। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले दिन कार्रवाई की, उसके बाद से पाकिस्तान के खुद जो प्रधानमंत्री हैं, जो सेना के प्रमुख हैं, उन लोगों ने ये कहा कि 80 लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे थे और उन्होंने इतने मार गिराए, उतने मार गिराए। लेकिन भारतीय जो सेना थी, उन्होंने बिना उनकी सीमा में प्रवेश करे ड्रोन हमले किए और बिल्कुल सटीक हमले किए। जो चिन्हित स्थान थे उन्हीं को ध्वस्त किया, उसके अलावा कहीं भी उनके सिविलियंस को या उनकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत पे हमला शुरू किया गया, चाहे ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो या लड़ाकू विमान, जो उनके हमने 2 से 3 लड़ाकू विमान गिरा, उसको राजस्थान में तो उनके जो पायलट है उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन भारतीय सेना ने ये बात आप चैनल पे कह रहे हैं, ये बात वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ना तो सेना ने ये बात मानी है, ना ही भारत सरकार ने ये बात मानी है। तो मुझे लगता है कि ये बात हमें चैनल पे नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की नहीं बोलनी चाहिए। में जो कुछ वीडियो आए जो चैनलों पे प्रकाशित हुए, बाकी सारी चीज़ें हुई, और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उन्होंने हमारे कभी कह रहे 5 गिरा दिए, कभी कह रहे 10 गिरा दिए, कभी कह रहे 15 गिरा दिए, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे देश में भय का माहौल पैदा करने का विषय होता है, जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जाता है। भारत सरकार लगातार इस चीज़ पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रही थी, चाहे भारतीय मीडिया हो। भारतीय मीडिया ने अगर कुछ गलत प्रस्तुत किया तो भारत सरकार ने तुरंत टोका, भारतीय सेना ने तुरंत टोका, ये गलत जानकारी है तो उसको वेरीफाइड करें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक कहीं ना कहीं वो चेहरा, जो आतंकवाद को छुपाने का जो चेहरा दिखाई दिया, मैं तो भारत सरकार से एक ही अपील करूंगा कि जिस तरह से अभी सीज फायर आपने वो रोका है, लेकिन इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करके पाकिस्तान जैसे देश, क्योंकि वो आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और उसने भारत को बार बार नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह से अभी जो कैलाश पंडित जी हैं, उन्होंने ओमपुरी आपकी बातों से यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हमारी मीडिया के मापदंड पाकिस्तान तय करेगा? अगर वो झूठ फैला रहे हैं तो वो हमारे लिए एक लेवल बन जाएगा कि हम भी उतना झूठ फैलाएंगे। नॉर्थ कोरिया की, मैं आपको नॉर्थ कोरिया की बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जो उनके राष्ट्रपति हैं, नाम नहीं ले सकता मैं ऑनलाइन, तो वो 5 साल की उम्र में पायलट बन गए थे। क्या आपको लगता है ये बातें संभव हो सकती हैं? लेकिन मीडिया फैलाती है इन बातों को और बच्चों को पढ़ाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है। तो अगर कोई देश या फिर कोई बंदा मीडिया वाला अगर झूठ बोल रहा है तो हम क्या झूठ बोल के ही उसे काउंटर कर सकते हैं? जैसे अभी पंडित कैलाश जी ने कहा कि उसके अगर आपको काउंटर करना है तो सच बोलो, आप झूठ का सामना सच के जरिए ही तो हो सकता है। ये झूठ का सामना झूठ के जरिए होगा। मैं एक सेकंड में 1-2 कमेंट ले लेता हूँ। कुछ हमारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शिव मित्तल कह रहे हैं, भारतीय मीडिया को जो नए नाम दिए जा रहे हैं, मीडिया उसकी स्वयं जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया अपनी सीमाओं को पार करती जा रही है। ये राष्ट्रीय चैनल शर्मनाक हरकतों पर उतर आए हैं। सरकार को इन पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं अक्षय प्रताप सिंह कह रहे हैं, 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत 180 देशों में 191वें स्थान पर है। सही तरीके से पूछा जाए तो एक भारतीय से ये बहुत बड़ी बात है। इसको 180 की लिस्ट में आ गई। इस तरह की न्यूज़ दिखाने के बाद इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये लिस्ट सही नहीं लगती, काफ़ी ऊपर दिखा दिया गया है। और एक राज सक्सेना कह रहे हैं, मित्तल साहब, अच्छा ये आपस की बात। अगर आप कुछ हमारे पत्रकारों से पूछना चाहते हैं, कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी वेद प्रकाश जी। इस तरह से अभी कहा ना आपने कि 2 कमेंट आए। देखिए, घर में बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है। जब मीडिया ग्राउंड में जाती है ना रिपोर्ट करने के लिए, जिस तरह से भारत पाकिस्तान की जो तनावपूर्ण स्थिति थी, लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे थे। जो लोग कह रहे हैं कि मतलब स्थिति बहुत साधारण थी, मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया, तो बाद में ये क्यों नहीं देख रहे कि जो मिसाइलें बरामद हुई, जो ड्रोन के टुकड़े बरामद हुए, या जो मिसाइलों के टुकड़े बरामद हुए, या बाकी सारी जो चीज़ें बरामद हुई, उनको भी देखते। जो लोग भारत सरकार या भारत की जो सेना है ये कह रही थी कि हमारा S-400 जो है वो सुरक्षित है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा था। और हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत का S-400 है उसको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचा दिया है। देखिए, घर में बैठ के टिप्पणी करना आसान है, और मीडिया जिस तरह से जो रिपोर्ट करती है या मीडिया जिस तरह से काम करती है, देखिए एक आध गलती को आप देख रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष को देखिए कि जो ग्राउंड में जाके सारी चीजें कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता कि जो घर में बैठ के लिखना और ग्राउंड में कवर करना। ग्राउंड में जब कवर करते हैं और आपके आसपास बम गिरता है ना, तो सांसें थम जाती हैं। मीडिया कर्मी भी एक सोल्जर की तरह काम करता है। मीडिया कर्मी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लाके देता है जो कि देश हित में हो और देश की सुरक्षा को भी खतरा ना हो उनकी इंफॉर्मेशन से, और उस इंफॉर्मेशन की जानकारी पूरे देश को भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सेना का मनोबल तब बढ़ता है जब उसके साथ देश खड़ा होता है। तो ये जो माध्यम बनती है वो कहीं ना कहीं मीडिया बनती है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था, उसके बाद मैंने भी कई पूर्व सैनिकों से बात की, कई लोगों से बात की। सभी लोगों को ये कहना था कि भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। भारतीय सरकार ने जो साहस दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर लागू हुआ उसको लेकर भी कई तरह के लोगों ने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अभी देखना यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। विशाल शर्मा जी से पूछ लेते हैं। विशाल शर्मा जी, मीडिया को ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि उसे जानबूझकर कुछ फेक न्यूज़ों का सहारा लेना पड़ जाता है? देखिए, फेक न्यूज़ का सहारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन क्योंकि जब सामने से कोई चीज़ हो रही है तो हमें भी तो उसका जवाब देना है ना। जैसे कि पाकिस्तान की ओर से स्टार्टिंग में ही जब उनके 9 ठिकानों पे हमला किया गया था, तभी से ही भ्रांतियाँ फैलाना शुरू कर दी गई थी। उसी समय से काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई गई। तो अगर हम उसी तरीके से जवाब ही तो दिया है। यहाँ पर फिर बात वही आ जाती है कि वो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, वो मीडिया सरकार ने बैन कर रखी थी, यहाँ तक तो आनी नहीं चाहिए। चलो छुटपुट अगर आ भी जा रहे हैं तो हम उनकी बातें भरोसा क्यों कर रहे हैं, जब हमें पता है कि भाई ये पाकिस्तानी बंदा है, तो हम उसकी बातें भरोसा क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं कि वो तो भाई अगेंस्ट ही बोलेगा, अगेंस्ट ही बोलेगा। हम आपने कहा तनावपूर्ण स्थिति में जो भी आता है वो आदमी बड़े ध्यान से देखता है, चाहे भारत की मीडिया कवर कर रही हो या पाकिस्तान की मीडिया कवर कर रही हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार को एक कानून लाना चाहिए, और सोशल मीडिया को लेकर, जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल हम देखते हैं कोई भी माइक उठाता है और तुरंत पत्रकार बन जाता है, तो इसके लिए सरकार को गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, ताकि जो भी पत्रकार बने, जो भी मैदान में आए, पता होना चाहिए कि कौन है, क्या करता है, किस तरह का क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि हम देखते हैं कई तरह की दिक्कतें आती हैं पत्रकारिता में। कई बार हमें तो लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का जो दौर बढ़ा है कि नए नए लोग आते हैं, कई बार विवादित खबरें हो जाती हैं, कई बार गैर जिम्मेदाराना खबरें भी देखने को मिलती है। उन पर क्यों नहीं कोई बात करता, उन पर क्यों नहीं कोई टिप्पणी करता है? जिस तरह से नेशनल मीडिया से कुछ गलतियां हुई, और एक आध गलती थी, एक आध गलती पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। ऐसा नहीं है उन्होंने अपनी बात को दोबारा से प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसी ग्राउंड रिपोर्टें भी उसमें मौके पे दी जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। मैंने अभी जो मैं आपसे इससे पहले भी यही बात कह चुका हूँ कि जिसे मन करता है वो फेसबुक पर अपना पेज बनाता है, चैनल बना लेता है और एक माइक लेके चल देता है। उसके स्थानीय स्तर पर या सूचना प्रसारण विभाग के स्तर पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। वो किस तरह की खबर लगाता है, किस तरह का काम करता है, क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, क्या वो वाकई मीडिया कर्मी है या मीडिया से जुड़ा हुआ है, कितने वर्ष से जुड़ा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना उसको अनुभव है। ये जो है कहीं ना कहीं सरकार को ये नियमावली ला करके ऐसे जो क्षणिक मीडिया कर्मी बन जाते हैं या सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, उन पे लगाम लगाने के लिए एक नीति तो बनानी ही पड़ेगी, ताकि आने वाले भविष्य में जो आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की जो साख गिरी है उसको गिरने से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद ये भी हो जाता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि ये गलती तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हुई है। ये छोटे लेवल के जो पत्रकार हैं या फिर ये कहें सोशल मीडिया पत्रकार हैं या फिर छोटे अखबारों में लिखने वाले पत्रकार हैं, इन लोगों से तो ये गलती नहीं हुई है। उन लोगों से गलती हुई है जिन्हें पूरी दुनिया देखती है, हालांकि माफ़ी मांग ली है, मामला ज़्यादा बड़ा नहीं बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए छोटे लेवल पर अगर गलती होती है, घर में अगर लड़ाई होती है, घर के अंदर लड़ाई होती है तो वो सुलझ जाती है, लेकिन वो लड़ाई अगर सड़क पे होती है तो पूरा मोहल्ला देखता है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारतीय मीडिया ने एक तरीके से जो एक सीरियस लड़ाई चल रही थी तो उसका खुद मखौल सा बना दिया। नहीं है, आपने सिर्फ भारतीय मीडिया की बात करी, ऐसा नहीं है भारतीय मीडिया ने सिर्फ गलत परोसा है।
हमारे देश में काम करने वाले ब्रिटिश के एक बिल्कुल सम्मानित इंटरनेशनल चैनल ने बहुत गलत चीज़ें परोसी हैं, जिसमें पहलगांव में जो हमला हुआ उसको उन्होंने उग्रवाद करार दिया, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई। ऐसा नहीं है, देखिए कि चीज़ें हुई, चीज़ें होने के बाद से अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो उस पर लोगों को भी विचार करना चाहिए। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीडिया के नाम पे उन्हें मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग पोस्ट कर रहे हैं या जो लोग टिप्पणी करते हैं, लोगों को मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बावजूद इसके मीडिया पे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप बहिष्कार करना चाह रहे हैं तो पूर्ण रूप से करिए ना, दम है तो। दम नहीं है ना, आप में दम नहीं है, आपको चैनल पे आना है। अगर वही चैनल अभी आपके पक्ष की खबर चलाए तो बहुत अच्छा है, और चैनल आपके खिलाफ खबर चला दे तो बहुत बेकार है। तो इस तरह से जैसे मीडिया को कई तरह के नाम भी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मीडिया अपना काम करता है, अपने अपने स्तर से काम करता है, जिसके जो विचार होते हैं उस तरह से काम करता है। और मीडिया का जो अपना विचार होता है कि लोगों को अच्छी और सच्ची खबरें अधिक से अधिक संख्या में दे। और आजकल जिस तरह से मीडिया ने किसानों को प्रगति किस तरह से हो उसके लिए काम कर रहा है, और बाकी सारी चीज़ें काम कर रहा है। लगातार मीडिया ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित करता है, ऐसे सॉफ्ट स्टोरियाँ प्रकाशित करता है जिससे कि देश को या देश के आम नागरिक को सीधे तौर पर फायदा हो। विशाल शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। विशाल शर्मा जी, जब दो देशों के बीच सैन्य कार्रवाई होती है, जैसा भी कहा तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो एक मीडिया कर्मी की क्या क्या जिम्मेदारी बन जाती हैं? जिम्मेदारियाँ यही हैं कि जनता तक सही बात पहुँचे, क्या चल रहा है क्या नहीं है, सब सही सही सामने आए, परोसा जाए, बस यही जिम्मेदारी है। जो एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट है वो सामने रखे जाए, बिल्कुल ठीक। अगर एक्चुअल फैक्ट को हटाकर कुछ फेक न्यूज़ चल जाती हैं तो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि अभी इंडियन मीडिया की हुई थी। तो ये लेवल ऐसी उधेड़बुन, पंडित जी ऐसी उधेड़बुन क्यों हुई कि एक चैनल लाहौर पहुंच रहा है, एक चैनल इस्लामाबाद पहुंच रहा है, एक चैनल कह रहा है कि इस्लामाबाद के बाद फिर काबुल भी आ रहा है? तो मतलब ऐसी इनमें आपस में होड़ कैसी मची हुई थी? क्या टीआरपी के लिए यहाँ तक है कि मतलब झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया जाएगा? ये तो ऐसा ही लगता है कि जिस हिसाब से खबरें परोसी गई चैनलों द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा, मुझे लगता है वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। जैसे अभी मैं कल के एक साइट पे देख रहा था कि सेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, वो 3 बजे से चलते चलते शाम के 5 बजे तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, लेकिन उसका एक वो डाल दिया गया ताकि उसके जो देखने वाले हैं वो उससे जुड़े रहें और इंतज़ार करते रहें। तो इस तरह का जो प्रसारण है, जो टीआरपी बढ़ाने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करता है, और ये कहीं ना कहीं देश के लिए कभी कभी घातक हो जाता है। जैसे सेना को बीच में बार बार प्रेस करनी पड़ी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अर्थात सेना का भी जो माइंड डाइवर्स हुआ, और जो हमारे रक्षा तंत्र के जो भी वहाँ ग्राफ तैयार किया गया था, वो कहीं ना कहीं इन फेक खबरों से प्रभावित हो रहा था। खबरों से प्रभावित हो रहा है, सेना को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ गया। जी वेद प्रकाश आदित्य जी, ऐसा नहीं है कि मतलब सेना को इंटरफेयर इतना ज़्यादा करना पड़ेगा या बाकी सारी चीज़ें, एक दो गलतियाँ हुई उसको लेके लोगों ने माफ़ी मांगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने जितना सहयोग किया, भारत की मीडिया एक तरफ पूरी तरीके से सेना के साथ थी, सेना की कार्रवाई के साथ थी। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कि सेना की लोकेशन मीडिया ने दिखाई हो, किसी भी मीडिया कर्मी ने दिखाई हो, या जो सेना की तरफ से जो कार्रवाई हो रही थी मतलब उसको लाइव दिखाया हो। देखिए मीडिया कर्मी ग्राउंड में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने काम किया उसकी भी सराहना करनी चाहिए। एक आध गलती को देखकर उनको, उनकी जो मेहनत है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सभी को। और मैं यही कहूँगा कि देखिए जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारना चाहिए और गलतियों के बाद आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा ही जब ऐसी स्थिति हो, चाहे मीडिया हो या तो यही है कि देखिए मीडिया का योगदान भी है कि ग्राउंड रिपोर्ट करी, इतनी सारी जगह से रिपोर्टर खड़े रहे, सारे चैनलों के रिपोर्टर खड़े रहे, सभी ने
सेना की बिना लोकेशन बताए सेना को पूरा सहयोग किया, हर तरीके से सेना के साथ खड़े रहे, तो उनकी भी सराहना होनी चाहिए। कुछ गलतियों के कारण उनको ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और मैं देशवासियों से भी यही कहूँगा कि सेना जो कहती है उस पर विश्वास ज़्यादा करना चाहिए, ना कि कोई विदेशी मीडिया कहे या कोई भी मीडिया कहे। मीडिया अगर जो सेना की बात आगे रखे उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और क्योंकि जब नाजुक स्थिति होती है कई बार ऐसे सेना की बात तो सभी ने मानी, सेना ने जो कहा उस बात को सबने माना। यहाँ पर हमारी बात हो रही है मीडिया की। ऐसा नहीं है कि सेना की बात सभी ने मानी। हमारे देश में बहुत सारे बात सुनिए, बात यहाँ पर सेना की तो हो ही नहीं रही, सेना के लिए अलग से एक कार्यक्रम करेंगे। इस वक्त बात हो रही है मीडिया की, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बात सिर्फ मीडिया की हो रही है। अगर आपने मीडिया की बात करी ना, अगर आपने मीडिया की बात आप ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल मीडिया गलत बात परोस रहा है, ठीक, नेशनल मीडिया भी गलत परोस रहा है, तो हम तो बात पूरी ओवरऑल मीडिया की कर रहे हैं, ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ ना। अगर सोशल मीडिया में अभी आपने कुछ देर पहले कहा था ना कि सोशल मीडिया में कोई एक पोस्ट डालता है तो वो भी सोशल मीडिया पे सक्रिय है और उसकी भी पोस्टें लोग देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेना की कार्रवाई पे सवाल उठा रहे थे, सेना के निर्णय पे सवाल उठा रहे थे, सेना ने जो बताया उस जानकारी पे सवाल उठा रहे थे। वो तो ये तक कह रहे थे कि कुछ हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे कि जो जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि हमारे इतने राफेल गिरा दिए, इतनी सारी चीज़ें कर दी, तो कि ये कह रहे थे कि सेना को आके दिखाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध का समय जब चलता है या जो स्थितियाँ तनावपूर्ण होती हैं तो उसमें सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। उसमें हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती है या हर चीज़ मीडिया के मन मुताबिक नहीं होती है। तो सेना को क्या करना, क्या क्या दिखाना। यहाँ पर एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वेद जी, एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। ऑल्ट न्यूज़ में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जब ये सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी तो कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलरों ने यहाँ के बहुसंख्यक समाज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए। उन अकाउंट के आधार पर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को उल्टा सीधा कहा गया, जबकि करने वाले कौन थे? उधर के लोग थे। और किसे कह रहे थे? यहाँ के लोगों को कह रहे थे, जिससे कि यहाँ के लोगों का आपस में कम्युनल तनाव बढ़े और जो जैसी कंडीशन बन रही है बॉर्डर पे उसके हिसाब से देश में और ज़्यादा कम्युनल टेंशन हो। लेकिन हमारे सामने अगर कोई खबर आती है कि सेना पे सवाल उठाए या फिर इस पे सवाल उठाए तो हमें क्या एकदम से यकीन कर लेना सही है उस पर? पहले हम उसके जांचें कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। हो सकता है कि जैसे इंफॉर्मेशन वार की मैं बात कंप्लीट कर लूँ। जैसे इंफॉर्मेशन वॉर जैसे अभी हमने बात की थी वो चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। आपने इस बात को माना है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो भी वॉर का एक हिस्सा ही होता है। तो अगर हम उस बात पे यकीन कर लेते हैं, उन लोगों की बात पे यकीन कर लेते हैं, तो फिर तो हम उनके हाथ की कठपुतली बन गए। और जब उनके हाथ की कठपुतली बन गए तो फिर तो वो जंग में हमसे आगे हो गए। कठपुतली के बाद से वो भी अपने अपने चाहे लोकल स्तर पे हो या नेशनल स्तर पे हो, वो भी अपने अपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी स्थिति ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कंट्रोल है या पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। समय है इस वक्त, समय सेना के साथ खड़े होने का, देश के साथ खड़े होने का। देश के साथ खड़े रहें, जो सेना की तरफ से जानकारी है उसको फॉलो करें और सेना जो भी कार्रवाई करे उस निर्णय को माने। से एक बात, मैं कार्यक्रम में काफ़ी देर हो गई है और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं कैलाश पंडित जी से पूछ लेता हूँ, जब कोई न्यूज़ आती है तो एक आम दर्शक के लिए क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि किस तरह से यकीन करना है उस पर? क्या मतलब अगर कोई नई न्यूज़ आई मेरे सामने, ट्विटर पे कोई नई न्यूज़ आई, तो अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो जो दर्शक उस न्यूज़ को देख रहा है उसको ये देखना चाहिए कि वो न्यूज़ किसकी साइड पर है, कौन से अथॉरिटी साइड है, किसके द्वारा भेजी गई है। क्या वो अगर वो ट्विटर हैंडल चला रहा है तो वो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, नहीं है। उसी प्रकार फेसबुक में जो न्यूज़ आती है वो फेसबुक में क्या उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है, या वो किस सोर्स के माध्यम से आ रही है, जो उसको आइडेंटिटी करने के बाद ही उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि ये बात भी सही है, अभी वेद प्रकाश जी ने कहा कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके वहाँ बैठे हुए जो आईटी सेल के लोग होते हैं वो फेक आईडी पर बना करके ऐसी न्यूज़ें डालते हैं कि ताकि इंटरनल जो है लोग ही उसमें इन्वॉल्व हो जाए। और किसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने अभी एक जो फेक न्यूज़ चला करके हिंदुस्तान में आम आदमियों को बहस में उलझा दिया, अर्थात कहीं कम्युनिकल साइड ले जाने का प्रयास किया या कहीं सेना के खिलाफ ले जाने का प्रयास किया या कहीं सरकार के खिलाफ ले जाने का प्रयास किया। तो जो हमारा भारत का दर्शक है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हो, यहाँ तक कि मेरा तो ये मानना है कि आप प्रिंट मीडिया में भी खबरों का पढ़ने के बाद एनालिसिस करें।
जिस सोर्स से वो खबर छपी है उस सोर्स से एक बार देखें, और यदि कहीं आपको लग रहा है कि ये खबर गलत है तो प्रिंट मीडिया में भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं आईडी होती है, प्रूफ होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। उसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी जो आप उसकी आईडी चेक कर सकते हैं कहाँ से बनाई गई है। और कई जगह आप देखेंगे तो फेसबुक पे जो पेज बने होते हैं उन पे उनकी आइडेंटिटी होती ही नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फेक है। अब जैसे हमारा चैनल है, या वेद प्रकाश जी का चैनल है, या जो हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं विशाल शर्मा जी का चैनल है, इनकी अपनी आईडी है, उसमें अपने नंबर है, अपना डाटा है। आप उनसे जब संपर्क करेंगे उस हिसाब से तो वो वेरीफाई हो जाएगी कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, और कहीं मिस्टेक है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फेक खबरें चलाते हैं, जो विदेशी आईटी सेल फेक खबर चलाता है युद्ध के दौरान, उस पर आपको जो है सर्वप्रथम जो है उसकी आइडेंटिटी तस्दीक करने के बाद ही टीका टिप्पणी करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए। देखिए मेरा फील है, क्योंकि अभी देखिए स्थिति सामान्य नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है अभी भी जारी है। तो भले से सीज़ फायर अभी हो चुका है अभी, क्योंकि दोनों सरकारों की बातचीत होनी है। जो बातचीत होगी उसके बाद आगे किस तरह से भारत सरकार स्टेप लेती है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी खबर शेयर करने से पहले जल्दीबाजी ना दिखाएं, पहले खबर देखें, खबर देखने के बाद से ये देखें कि उस खबर में किस बात का जिक्र किया गया है। अगर सेना से जुड़ी है तो सेना से जुड़े जो ऑफिशियल पेज हैं, चाहे वायुसेना के हों, इंडियन आर्मी के हों या नौसेना के हों, इन पेजों पे जाएं, इन पेजों पे जानकारी लें। अगर इससे जानकारी नहीं आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की पोस्ट पे जा सकते हैं, उसमें भी जो जानकारियां हैं, अपडेट है, वो समय समय पे मिलती रहती है। उसके बाद अगर आपको लगता है वो खबर सत्य है या वो जानकारी सत्य है तो उसके बाद ही शेयर करें। और इन जानकारियों को शेयर करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि ये समय काफ़ी नाजुक होता है और देश के साथ खड़े रहें, खासतौर पे ऐसी सैन्य कार्रवाइयों के टाइम पर इस तरह की कार्रवाई रहें और सरकार के साथ खड़े रहें, क्योंकि सरकार जो भी करेगी सही निर्णय लेगी। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद, जिस तरह से एक लंबा गैप हुआ उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, किसी को नहीं पता था। जबकि जो प्रधानमंत्री थे जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन एबीपी न्यूज़ चैनल के जो कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद हमें पता लगा कि रात में 1:30 बजे एक बड़ी कार्रवाई हुई है और एक बड़ा पाकिस्तान को जवाब दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। एक अच्छा कदम था, पूरे देश ने सराहा, पूरा देश साथ है। ये एक तरीके से आपने देखा था कि 7 तारीख की रात को जब ये अटैक किया गया था और 7 तारीख को ही पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाना था। देहरादून में ही मॉक ड्रिल होना था, उत्तराखंड के बरेली में होना था, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होना था, मुरादाबाद में होना था मॉक ड्रिल। तो विदेशियों को ये लग रहा था कि यार ये तो अभी तैयार नहीं है, ये तो अभी मॉक ड्रिल में लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अगर अटैक हो तो हमें क्या करना है। सब लोगों का ध्यान हटाकर, अब हमारी स्ट्रेटजी देखिए कि सब लोगों का ध्यान हटाकर हमने रात में अटैक कर दिया, तो ये एक बिल्कुल फेयर तरीका हो जाता है, ठीक। लेकिन उधर से जो मिस इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई तो उसके बदले में हमारी मीडिया भी एक्टिव हो गई और मिस इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट हम विशाल शर्मा जी का ले लेते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को क्लोज कर देते हैं। जी विशाल शर्मा जी। बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी देखा जाए तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थितियाँ इतनी सामान्य नहीं हैं। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी फेक न्यूज़ या किसी भी तरीके की न्यूज़ जो हमारी सेना से जुड़ी हो या सरकार की किसी भी गाइडलाइन से जुड़ी हो तो उसको शेयर ना करें बिना किसी उससे। बस यही एक अपील करना चाहिए। ठीक, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि खबर वही है जिससे किसी को आपत्ति हो, बाकी सब विज्ञापन है। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।